इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। और इस चैप्टर में हम लोग अपने देश इंडिया के बारे में और साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि साउथ अफ्रीका जो है एक कंट्री है जहाँ पर काफ़ी सारी रेसेस होती हैं। रेसेस का मतलब दौड़ लगाना वाले नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना, अब जैसे हम लोग क्या हैं, अगर इंडिया के हैं या फिर नॉर्थ इंडियन इंडिया के हैं तो हम नॉर्थ इंडियन रेस के हैं, साउथ इंडिया के हैं तो साउथ इंडियन रेस के हैं। मतलब ये होता है कि जो लोग एक जैसे दिखते हैं, उनका शरीर का रंग एक जैसा है, नाक नक्शा एक जैसा है, ठीक है, तो वो एक रेस के होते हैं। और जो अलग उनसे दिखने में होते हैं वो अलग रेसेस के होते हैं। तो मेनली ये जो दिखने पे होते हैं ना, वो सेम रेस के माने जाते हैं। तो साउथ जो अफ्रीका है वहाँ पर जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, जो वहाँ नेटिव का मतलब है जो वहाँ पर एक्चुअली हमेशा से रहते आए हैं, वो लोग जो थे वो हमेशा मतलब उनका शरीर का रंग क्या होता है, चमड़ी का रंग ब्लैक होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस भी जाकर के बस गए एज अ लेबरर। मतलब जो अंग्रेज थे वो काफ़ी गरीब इंडियंस को वो साउथ अफ्रीका में लेकर के गए थे और वहाँ पर उनको क्या करा था, गुलाम की तरह लेकर के गए थे और काम करवाया करते थे। तो देखिए ये है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर नीचे की तरफ अफ्रीका में। ठीक है, तो इसमें फिर आगे बताते हैं कि वहाँ पे इंडियंस भी हैं और वहाँ पे कुछ गोरे ब्रिटिशर्स और यूरोप के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे ना एक स्टोरी दी गई है। तो माया नायडू, ठीक है, माया नायडू जो है वो एक 11 साल की साउथ अफ्रीका की लड़की है। ठीक है, जो कहाँ पर रहती है, जोहान्सबर्ग में रहती है। वो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, जो बॉक्स है ना, बक्से में कपड़े लगाने में अपनी मदर की हेल्प कर रही थी। उसको ना एक पिक्चर मिली, स्क्रैप बुक वही जहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स लगाते हैं, उसको एक पिक्चर मिली और एक न्यूज़ का आर्टिकल मिला। न्यूज़ का आर्टिकल मतलब काट के जो रखा जाता है, उसमें लिखा हुआ था। उसमें मतलब काफ़ी सारे जो जवान स्कूल के बच्चे थे, लगभग 15 साल की एज के वो थे। और जब उसने अपनी मदर से पूछा कि वो लड़का कौन है जो उस पिक्चर में बना हुआ है, तो उसकी मदर ने बताया वो है हेक्टर पीटरसन। ठीक है, जो उस पिक्चर में जो लड़का था वो था हेक्टर पीटरसन। और पुलिस ने उसको क्या करा था, मार दिया था। कैसे, गोली से मार दिया था। तो माया ये सुन के शॉक हो गई कि भाई क्यों मारा, उसने पूछा। तो उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि साउथ अफ्रीका की जो पहली गवर्नमेंट थी ना, वो अपार्थेड लॉज को फॉलो करती थी। अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब होता है रंग भेद की नीति। रंग के आधार पर, शरीर के रंग के आधार पर वहाँ की सरकार पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करती थी। इसी को ही अपार्थेड कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं वो थे वाइट, ब्लैक या फिर इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस। वाइट जो एकदम गोरे होते हैं, ब्लैक जो एकदम काले होते हैं। इंडियन जो है वो ना ही वाइट बिल्कुल गोरे होते हैं, ना ही बिल्कुल काले होते हैं। हम लोग मतलब बीच के रंग होते हैं। किसी का रंग फेयर होता है बट एकदम व्हाइट नहीं होता। कलर्ड रेस का ये अंग्रेजों के दिए हुए टर्म्स है। ठीक है, वो चाइनीज को येलो पीपल बोलते हैं कि वो थोड़े मतलब गोरे हैं बट इतने गोरे नहीं है, येलो कलर के, खुद को बिल्कुल कहते हैं कि हम नॉर्मल है। तो उन लोगों के दिए हुए टर्म्स है गोरे लोगों के। खैर, तो वो कलर्ड रेस, अलग अलग तरीके के लोग वहां पर रहा करते थे। लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि ये जो रेस थी ना, जैसे कि ब्लैक, इंडियन, कलर्ड, वाइट, इन सबको मिंगल करने का, मिंगल का मतलब है साथ में रहने का अधिकार नहीं था। एक दूसरे के आसपास भी ये नहीं रहते थे और एक तरीके की फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। जो गोरे लोग होते थे ना, वो लोग ज़्यादा, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, कालों के पास बहुत बुरी होती थी। माया को ये सब सुन के विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब माया की मदर को गुस्सा आ गया। ठीक है, एंग्री लग रही थी जब वो काफ़ी गुस्से में ये सारी बातें बता रही थी, जब वो अपार्थेड के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने बताया कि अपार्थेड की लाइफ कैसी थी। उन्होंने माया को ये बताया कि उन दिनों जो होता था ना, ये देखिए माया, माया की मदर, उन दिनों हॉस्पिटल्स जो थे वो अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी। वाइट लोगों की जो एम्बुलेंस होती थी उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, मतलब वेल इक्विप्ड होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी ज़रूरत की। और ब्लैक लोगों की जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी। अलग ट्रेन्स थी, ब्लैक लोगों के लिए अलग ट्रेन्स और अलग जो है बस हुआ करती थी। और वाइट लोगों के बस स्टॉप पे अगर कोई ब्लैक जाता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था। ठीक है, तो जो नॉन वाइट्स थे, मतलब वाइट के अलावा नॉन वाइट, जो ब्लैक, इंडियंस या फिर कलर्ड लोग जो थे, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जो सबसे अच्छा जो ज़मीन होती थी कंट्री की, वो वाइट लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी। नॉन वाइट लोग जो थे वो बिल्कुल ख़राब लैंड पर, वर्स्ट, बिल्कुल जो ख़राब वाला लैंड होता था ना, उस पर रहा करते थे। दस तो हम लोग को पता लगता है कि जो ब्लैक और कलर्ड लोग थे ना, उन लोगों को वाइट के इक्वल नहीं समझा जाता था। उन लोगों को ना, वाइट्स जो लोग होते थे, वाइट कलर के, गोरी चमड़ी के, अंग्रेज, यूरोपियंस लोग जो है, उनसे बहुत ही नीचा समझा जाता था। एक ब्लैक टाउनशिप थी, वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। ठीक है, सोवेटो। ठीक है,
सोवेटो नाम की एक टाउनशिप, टाउनशिप मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। तो हेक्टर पीटरसन वहीं पर रहता था, और उसके ही क्लासमेट्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था किस बात के लिए, क्योंकि उनको अफ्रीकान लैंग्वेज की, जो अंग्रेज या फिर वहाँ पर अलग अलग देशों के लोग रहा करते थे, वो लोग ना अपनी भाषा थोपना चाहते थे, मगर जो अफ्रीका के लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग अफ्रीकान में ही अपना जो है पढ़ाई लिखाई करें। तो ये जो लैंग्वेज थी, दिस लैंग्वेज, तो जैसे कि ये है कि हेक्टर जो पीटरसन था वो इस वाली ही जो ये सोवेटो टाउनशिप थी वहाँ पे रहता था, एंड ही एंड हिज फ्रेंड क्लासमेट्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लर्निंग अफ्रीकान लैंग्वेज इन स्कूल। तो देखिए बहुत सारी लैंग्वेज जो होती थी ना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था कि अफ्रीका की लैंग्वेज अफ्रीकांस होती थी, नहीं, जो ये लोग बाहर के आए हुए लोग जो लैंग्वेज बोला करते थे ना, ठीक है, उसके बारे में, मतलब जो नेटिव लोग थे ना वो चाहते थे कि हमें हमारी भाषा में पढ़ाओ, मगर ये जो गोरे लोग थे कहते थे तुम हमारी भाषा में पढ़ो, बात ये थी। तो इस लैंग्वेज को जो है वाइट बोला करते थे। तो हेक्टर और स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि जो ये गोरे लोग हैं ना इनकी ही भाषा पढ़ी जाए, ठीक है, बीइंग फोर्स टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। तो जो अफ्रीका के लोग थे उनकी लैंग्वेज का क्या नाम था, उनकी लैंग्वेज का नाम था जुलू। तो जुलू लैंग्वेज अफ्रीका के लोग पढ़ना चाहते थे, पर उनको ज़बरदस्ती दूसरी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, मेनली अफ्रीकान पढ़ाई जाती थी। साउथ अफ्रीका की पुलिस जो है इन लोगों को पीटती थी, ठीक है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया बच्चों ने कि हम लोगों को अफ्रीकान लैंग्वेज नहीं सीखनी है, हम लोगों को तो अपनी भाषा जुलू में पढ़ना है। इन्होंने वही आंदोलन कर दिया इसके लिए, तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इनको पीटा और क्राउड पे गोली चला दी। इसकी वजह से एक बुलेट जो है हेक्टर पे लग गई जा करके, और वो मर गया। और ये सब हुआ था 16 जून 1976 को। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्थापित की गई थी ऐसे लोगों के द्वारा जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे अपार्थेड के खिलाफ, मतलब रंग भेद की नीति के खिलाफ। नेल्सन मंडेला ने अपार्थेड की लड़ाई कई सालों तक लड़ी, ठीक है, और फाइनली 1994 में अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, मतलब लोकतंत्र अफ्रीका बन गया, जिसमें सारे के सारे जो रेसेस के लोग हैं वो इक्वल, समान रूप से रह सकते थे। और इनके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे ना, ये नेल्सन मंडेला ही बने थे। अब आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, तो हम लोगों को रेगुलर मतलब 5 साल या जो भी 4 साल टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, उसमें 4 साल जैसे यूएस में होता है, हमारे देश में 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में, हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है, तो लोग ही हैं, हम लोग सब मिलकर के 18 साल से ऊपर की जो एज के होते हैं वोट देते हैं और डिसीजन लेते हैं। हम लोग ये जो वोट देते हैं इससे अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वो लीडर्स हम लोगों को लोकसभा राज्यसभा में जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे बिहाफ में, मतलब हमारी तरफ से ही क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं, और वो लोग भी एज्यूम करते हैं अपने दिमाग में, कि वो जो कानून बना रहे हैं उसमें हर एक इंसान की आवाज़ हो, मतलब हर एक इंसान के लिए वो कानून फायदेमंद साबित हो, अच्छा साबित हो, ऐसे कानून बनाते हैं। सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, हमारे देश में 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, मतलब इलेक्शन 5 साल की होता है। एक बार अगर गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है पावर में रह सकती है 5 साल के लिए ही। अगर वो पावर में दोबारा से रहना चाहती है तो उसको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, मतलब दोबारा से इलेक्शन होंगे, अगर वो जीतती है तो दोबारा से पावर में आ जाती है। इससे क्या होता है ना, लोगों को, मतलब लोगों की ताकत का पता लगता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है तो लोगों को लगता है भाई लोगों के पास जाना है, वोट मांगनी है, तो काम करो, ठीक है। इससे जो गवर्नमेंट की पावर, इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। तो गवर्नमेंट की पावर पे आप लिमिट कैसे लगा सकते हैं? पावर पे लिमिट लगाने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ऐसे ही फालतू में कुछ भी ना करती रहे। पावर पे लिमिट लगाने का ये मतलब होता है कि लोगों के हाथ में पावर रहे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सके, और गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे। अब आता है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और दूसरे वेज क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेट करने के। इलेक्शंस जो है वो 5 साल में होते हैं। इसके अलावा, वोटिंग के अलावा भी काफ़ी और तरीके हैं जिससे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैसे? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हम लोग गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उसकी बुराई भी करते हैं जब ज़रूरत होती है, ठीक है। अगस्त 2005 में जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 2005 के टाइम में जब
गवर्नमेंट ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बढ़ जाएंगे, लोगों ने अपना डिसअप्रूवल मतलब दिखाया काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे से कि भाई हम लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे कर सकते हैं। उन्होंने रैली करी, ऑर्गेनाइज मतलब कैंपेन्स वगैरह, रैली करी, कैंपेन ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का एंड डिफेंड इट डिसीजन, बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया कि आप इलेक्ट्रिसिटी का पैसा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम समझा दें इन लोगों को, बट लोग नहीं माने, काफ़ी आंदोलन करते रहे, तो गवर्नमेंट को फाइनली चेंज करना पड़ा अपना ये इतने ज़्यादा पैसे बढ़ाने का डिसीजन। ऐसा क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट ना लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि उसे लोगों को जवाब देना पड़ता है अगले इलेक्शन में, इसलिए लोगों की डिमांड जो है गवर्नमेंट को माननी भी पड़ती है, ठीक है। अब आगे हम लोग को बताते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें जो लोग हैं अपने व्यूज़ गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनको समझने की जो है कोशिश करते हैं, और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं धरने करके, रैली करके, स्ट्राइक करके, या फिर सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब करके हम लोग अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। थिंक एक्सेट्रा थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो बॉट फॉरवर्ड। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि धरना देना, रैली करना, कहीं कुछ हद तक तो सही है, बट कई बार इसमें दंगे फसाद होने लगते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, टीवी पे जो आते हैं ना न्यूज़ चैनल्स आते हैं, उसमें गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भाई आप लोग ये वाला कानून ला रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसको सही तरीके से करो, ये सब चलता है ना। तो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के काम को सही रखने में। वाइल ये बात सच है कि डेमोक्रेसी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, बट ये भी बिल्कुल सच है कि सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अनदर वे जो है पीपल के पार्टिसिपेट करने का, वो ये है कि खुद को ऑर्गेनाइज कर ले सोशल मूवमेंट्स में। तो मतलब गवर्नमेंट में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये तो रैली निकाल ले, धरने पे जा करके, है ना। फिर सोशल मूवमेंट्स भी बना सकते हैं, और इससे गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके काम को भी चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, सही तरीके से कर लो। मेंबर्स जो होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जैसे कि जो लोग कम संख्या में हैं हमारे देश में, जैसे कि दलित, आदिवासी, विमेन, वो इस तरीके के क्या करते हैं, मूवमेंट्स बना लेते हैं, जैसे कि विमेन मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, वो बना लेते हैं, और गवर्नमेंट से अपनी मांगे इकट्ठा होकर के मंगवाते हैं। अगर कंट्री के लोग जो है वो अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से रन हो रही है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करेक्टर होता है ना गवर्नमेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो फिर तो अपनी मनमानी करती रहेगी वो, है ना। जब हम लोग ध्यान देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत तो नहीं कर रही है, तभी तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। आगे है, इससे नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग को वी सी अ रैली, मतलब कोई रैली निकल रही हो स्ट्रीट से, सिटी से, टाउन से, विलेज से, तो हम लोग को रुकना चाहिए, देखना चाहिए, पता करना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और किस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे हम लोग को समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या गलत किया है, और गवर्नमेंट की गलती कैसे सुधारने के लिए लोग काम कर सकते हैं। अब नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अब ये जो दिक्कतें आ जाती हैं इसको भी सुलझाने की ज़रूरत है, ठीक है। माया की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब दिक्कत आ गई थी, लड़ाई हो गई थी। क्या दिक्कत आ गई थी? बच्चे अपनी लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे, और जो गोरे लोग थे वो दूसरी लैंग्वेज उनको पढ़ा रहे थे। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दंगे हो गए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ था, वॉयलेंस हो गई थी, मतलब दंगे भड़क गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, और एक पर्सन की डेथ भी हो गई थी। वन ग्रुप डिसाइड दैट ऑल इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तो इसमें से पुलिस को लगा कि भाई हम लोग फोर्स का यूज़ करें, हम लोग गोली चलाते ताकि ये लोग प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो क्या ये सही तरीका है किसी भी चीज़ को रोकने का? तो कॉन्फ्लिक्ट दिक्कतें तब आती हैं जब लोग, व्हेन पीपल ऑफ अलग अलग कल्चर्स के लोग, रिलीजन के, अलग अलग रीजन के इलाके से आए हुए लोग, या फिर अमीर गरीब अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं, वो एक दूसरे के साथ सही से नहीं रह पाते हैं। जब उन लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, तभी तो कोई दिक्कतें आती हैं, जब लगता है भेदभाव हो रहा है। पीपल जो है लोग वॉयलेंट,
दंगे फसाद जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो अपनी बातों को मनवा सकें या फिर सेटल कर सके डिफरेंसेस, मतलब एक दूसरे की बात, अपनी बात दूसरे से मनवा सके दंगे फसाद करके। इसकी वजह से क्या होता है, फियर हो जाता है, लोगों के मन में टेंशन आ जाती है और उस इलाके में रहना भी मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई जो दिक्कतें आ रही हैं उसको रिजॉल्व करे। तो इसमें आता है कि कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिक्कतें होती है हमारी सोसाइटी में, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उनको सुधारने में या फिर उनको ठीक करने में। अब देखिए आगे यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो संविधान है ना, उसके कुछ बेसिक रूल्स और लॉज हैं जो कि हर किसी को फॉलो करने होते हैं। और ये जो लॉज हैं ये गवर्नमेंट के लिए भी हैं और लोगों के लिए भी हैं। अगर कोई दिक्कत आती है या फिर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो कानून के आधार पर ही उन दिक्कतों को, डिफरेंसेस को या प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। अब देखिए जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस का मतलब है जो ये हम लोग जैसे कि यात्राएं नहीं निकालते हैं, जैसे कि मुस्लिम भी निकालते हैं अपनी रैलियां वगैरह, है ना, और हिंदू भी निकालते हैं, तो उनके उस टाइम पे दंगे ना भड़क जाएं। ठीक है, इस तरीके की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक ही रूट जो है पोजेशन में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जिस रास्ते से वो लोग जा रहे हैं, कोई से भी धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के इलाके में से निकले तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हो जाए। तो गवर्नमेंट जो है और पर्टिकुलरली पुलिस जो है, पुलिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। तो मतलब जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं, उनके लोग आकर के मिले और बैठे और शांति से चीज़ों को सुलझा लें। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फियर या वॉयलेंस, फियर मतलब डर, और दंगे भड़क जाते हैं और एक दूसरे पे पत्थर फेंकने लगते हैं और पोजीशन को, जो रैली वगैरह निकल रही होती है, कोई दूसरा धर्म उसको मतलब दिक्कत करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है कि इस तरीके का कोई भी दंगे फसाद हमारे देश में ना हो। जो रिवर्स है, एक तो रिलीजियस पोजीशंस दंगों का कारण बन जाते हैं कई बार, और कई बार नदियाँ जो है ना उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, दो स्टेट्स में दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे कि कावेरी नदी में कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़ी ज़्यादा दिक्कत है कावेरी नदी को लेकर के। और रिवर जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट से फ्लो करती है या फिर तीसरी स्टेट में भी जाती है, और इसका पानी जो है सारी स्टेट्स के द्वारा आपस में बांटा जाता है। बट इशू तब आता है जब पानी में कमी आ जाती है पानी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि कावेरी नदी का जो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चलता रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। पानी जो है वो कृष्ण सागर डैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण सागर डैम जो है वो कर्नाटक में है, और कृष्ण सागर डैम में पानी जो है स्टोर किया जाता है, और उस पानी से क्या होता है, इरिगेशन की जाती है, और काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो स्पेशली बैंगलोर, कितनी बड़ी सिटी है, वो कावेरी नदी के पानी से बेंगलोर के पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु में भी इसी नदी पर मित्तू डैम है, मित्तू डैम और कृष्ण सागर डैम, दोनों के दोनों कौन सी नदी पर हैं, कावेरी नदी पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसानों के काम आती है ज़्यादातर ये फसलों की सिंचाई के लिए। अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज तब होती है, क्योंकि दिक्कत तब आती है क्योंकि दोनों के दोनों डैम्स जो है ना वो सेम रिवर पे हैं, डाउन स्ट्रीम। मतलब देखिए यहाँ पे कर्नाटक है और नीचे की तरफ तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु क्या है, डाउन स्ट्रीम पे है, नीचे की तरफ है। तो कई बार क्या होता है कि तमिलनाडु का जो डैम है उसमें पानी सिर्फ तभी ही भर सकता है जब कर्नाटक से ऊपर से पानी आए। कई बार क्या होता है ना कि देयरफॉर वो स्टेट्स, कई बार क्या होता है कि दोनों स्टेट्स को बराबर पानी नहीं, मतलब अच्छे से पानी नहीं मिल पाता, पानी की जब कमी हो जाती है, तो कर्नाटक पानी रिलीज नहीं करता तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहता है पानी छोड़ो, तो कर्नाटक कहता है हमारे पास ही नहीं, हम कैसे दें। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आती है और फिर इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करती है। कावेरी नदी की फोटो है। अब इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। तो जो कि इम्पोर्टेंट जो आइडिया होता है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो होता है कमिटमेंट, मतलब हमारा निर्णय कि हम लोग क्या रहेंगे, हमारी सरकार इक्वल रहेगी और जस्टिस करेगी। इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही पहलू, एक ही चीज़ होती है और दोनों की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने अनटचेबिलिटी मतलब अछूत जो है, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने भी, आज भी चलता है हमारे समाज में, बट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसको हमारी सरकार ने बैन कर रखा है। मतलब किसी भी पर्सन को आप पढ़ने से या फिर पब्लिक बस में जाने से, ट्रेन में जाने से, हॉस्पिटल में जाने से या फिर पूजा करने से आप लोग नहीं रोक सकते हैं। ये हमारे देश में कानून है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो खुद एक दलित थे, उन्होंने अपनी
उनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था ना बुक में, उनके साथ कितना अन्याय होता था, उनको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार व्यवहार होता था। यही अनइक्वालिटी है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा ये सब आज़ादी से पहले होता था। अब हमारी सरकार ने कहा है अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको कानूनी सजा दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। और गवर्नमेंट ने उनको इसलिए तो रिजर्वेशन दिया है कि भाई उनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, अगर हम उन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, उस तक जो SC ST OBC है कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारे समाज में जो एक जनरल टेंडेंसी होती है टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल, ठीक है, हमारे समाज में ऐसी भी होती है कि लड़कों के साथ ज़्यादा पेरेंट्स कहते हैं कि लड़कों का ज़्यादा करेंगे लड़कियों का कम करेंगे। खैर ये चीज़ भी अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आजकल पेरेंट्स सब बराबर प्यार करते हैं। तो ये सब क्या होता है कि लड़के को ज़्यादा प्यार करेंगे घर वाले, लड़की को कम करेंगे, ये भी तो एक अनइक्वालिटी की ही एग्जाम्पल है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है वो बॉय और गर्ल चाइल्ड को इक्वली ट्रीट नहीं करती, तो ये भी अनजस्ट है, ये गलत है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जस्टिस को इम्पोर्ट करने के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट की गई है। तो स्पेशल प्रोविजंस अनेबल किए हैं गवर्नमेंट के लिए टू ओवरकम इनजस्टिस। गवर्नमेंट ने कि भाई लड़कियों के साथ बुरा ना हो, और लड़कियों की फ़ीस गवर्नमेंट ने कम कर दी है, स्कूल और कॉलेजेस में उनको फ़ीस कम देनी पड़ती है ताकि पेरेंट्स उनको पढ़ाएं। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर में था। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में और इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में समझा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में हमारे जो लॉ होता है ना, कानून होता है, वो सबसे ऊपर होता है। कानून ये इंश्योर करता है कि हर किसी को हर किसी का हक मिले।